नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारत में पैदा हुई अरुणा मिलर ने अमेरिका में इतिहास रच दिया है। वो अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और पद संभाला। 58 साल की अरुणा का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था। वो 1972 में अपने परिवार के साथ अमेरिका गई थी। उन्हें साल 2000 में अमेरिका की नागरिकता मिली। अरुणा मैरीलैंड राज्य की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 2010 से 2018 तक वो मैरीलैंड के हाउस ऑफ डेलीगेट में भी रही। उन्होंने वहां अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। अरुणा भारतीय अमेरिकी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के चुनाव में कई ट्रंप समर्थकों ने उनका समर्थन किया। अरुणा पेशे से कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियर है। उन्होंने 25 साल तक मैरीलैंड के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में काम किया है। उनके पिता भी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और 1960 के दशक में अमेरिका गए थे। 1972 में वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों को भी अमेरिका ले गए थे। उस समय अरुणा 7 साल की थी। उनके भाषण में उन्होंने बहुत सी बातें कही। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। I am Aruna Miller and I thank you for your trust and confidence in me to be your 10th Lieutenant Governor of Maryland. Yes is a tiny but powerful word. When we say yes, we do more, we love more, we create more. Saying yes is to trust the universe has bigger plans for us, one that we can only understand with hindsight. And now, here we are, Governor. It was an honor to run by your side, and it will be the greatest honor of my life to serve by your side. For every single person across the state, from Mountain, Maryland to the Eastern Shore, from Baltimore City to Southern Maryland, and every space in between, you belong here. This is your home. This is our home. Yes, this is our Maryland. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत जॉब अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात की। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 का पहला रोजगार मेला है। नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन युवाओं को रोजगार मेले में नौकरी मिली है, उन्हें और उनके परिवार को बधाई देता हूं। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलेगी। बता दें कि पिछले साल 2 रोजगार मेलों में पीएम 1,47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। पीएमओ की ओर से एक बयान जारी कर इस रोजगार मेले के बारे में जानकारी दी गई। पीएमओ ने बताया कि युवाओं को रोजगार देने की दिशा में ये रोजगार मेला काफी अहम है। इससे युवा सशक्त होंगे और वो देश के विकास में भागीदार बनेंगे। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत देश के तमाम विभागों में खाली पड़े पदों पर युवाओं की भर्ती की जा रही है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 2 रोजगार मेलों का आयोजन किया था। इनमें 1,45,000 युवाओं को जॉब अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। साथियों, ये साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है, जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा।
भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट से कर्नल रैंक पर प्रमोशन देने का फैसला किया है। इसमें 108 महिला अधिकारियों को प्रमोट किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू होगी और 22 जनवरी तक चलेगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि भारतीय सेना में पुरुष और महिला को बराबर लाया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से स्पेशल नंबर 3 सिलेक्शन बोर्ड के लिए वैकेंसी भी जारी कर दी गई है। चयन बोर्ड के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर 60 प्रभावित महिला अधिकारियों को बुलाया गया। 22 जनवरी को चयन बोर्ड की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिट घोषित की गई 108 महिला अधिकारियों को विभिन्न कमांड असाइनमेंट पर इसी महीने तैनात करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। सेना के अधिकारियों ने बताया कि 1992 से 2006 बैच की विभिन्न शस्त्र और सेवा, इंजीनियर, सिग्नल, आर्मी एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस कोर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर में 108 कर्नल रैंक पोस्ट हैं। इसके लिए 244 महिला अधिकारी दावेदार हैं, जिनमें केवल 108 का ही प्रमोशन किया जाएगा। महिलाओं को समान अवसर देने के लिए भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को पुरुष के बराबर स्थायी कमीशन देना शुरू कर दिया है। जिन महिला अधिकारियों को पीसी दी गई है वो टॉप लीडरशिप सेवाओं में अपनी भूमिकाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स और चैलेंजिंग मिलिट्री असाइनमेंट पर काम कर सकती हैं। इसके साथ ही जूनियर बैच में भी महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन शुरू हो गया है, जिसमें उनकी सेवा के 10वें साल में पीसी के लिए विचार किया जाता है। इतिहास में पहली बार 5 महिला अधिकारियों ने प्रतिष्ठित रक्षा सेवा स्टाफ कोर्स और रक्षा सेवा तकनीकी स्टाफ कोर्स परीक्षा पास की है। समुद्र में अपने शौर्य की धाक जमाने वाली भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में 5वीं कलवारी क्लास की सबमरीन वागीर को कमीशन किया जाएगा। वागीर के कमीशन समारोह के मुख्य अतिथि नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार होंगे। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मैसर्स नेवी ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। पनडुब्बी वागीर का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। भारतीय नौसेना के क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रयासों पर चिंताओं की पृष्ठभूमि में भारत हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का अपने नौसैनिक पोत के नाम को बनाए रखने का इतिहास रहा है। ऐसे ही वागीर भी नौसेना का एक पुराना पोत रहा है, जिसका काफी गौरवशाली इतिहास है। तत्कालीन वागीर को 1 नवंबर 1973 को कमीशन दिया गया था और इसके पेट्रोलिंग के साथ कई ऑपरेशन मिशनों में भाग लिया। लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद 7 जनवरी 2001 को पनडुब्बी को नौसेना से सेवानिवृत्ति कर दिया गया। स्कॉर्पियन क्लास की पहली पनडुब्बी को 12 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया और इसका नाम वागीर रखा गया। पनडुब्बी को अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय होने का गौरव प्राप्त है। फुटबॉल के 2 लेजेंड्स के बीच 15 साल पहले ही प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी। गुरुवार को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की राइवलरी का एक और मैच अल फहद स्टेडियम में खेला गया। सऊदी अरब के क्लब अल नासर अल हिलाल की संयुक्त टीम, जिसके कप्तान रोनाल्डो थे, और मेसी के क्लब पीएसजी के बीच फ्रेंडली मुकाबला खेला गया। फुटबॉल के जानकार इस मुकाबले को रोनाल्डो मेसी की आखिरी भिड़ंत कह रहे हैं। 23 अप्रैल 2008 को जब दोनों पहली बार आमने सामने थे, तब दोनों को फुटबॉल जगत का उभरता सितारा माना जा रहा था। दोनों के बीच पहला मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा था। बार्सिलोना के मेसी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के रोनाल्डो कोई प्रभाव डालने में असफल रहे थे। दशकों से चली आ रही राइवलरी में मेसी ने 16 और रोनाल्डो ने 9 मुकाबले जीते हैं। 9 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस राइवलरी में पहली बार गोल मेसी ने किया। ये गोल चैंपियंस लीग के फाइनल्स में किया गया था, जिसकी बदौलत बार्सिलोना जीता था। रोनाल्डो ने अपना पहला गोल साल 2011 में रियल से खेलते हुए किया था।
मेसी और रोनाल्डो ने एक दूसरे के खिलाफ कुल 36 मैच खेले हैं। इस दौरान मेसी ने 22 गोल किए जबकि रोनाल्डो ने 21। बार्सिलोना के साथ खेलते हुए मेसी ने 4 बार यूएफ कप भी अपने नाम किया। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 4 बार यूएफ कप जीता। साथ ही एक बार मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेलते हुए उन्होंने ये टाइटल जीता। रोनाल्डो चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा 140 गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। मेसी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 129 गोल किए हैं। मेसी ने बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए 4 साल लगातार फुटबॉल का सबसे बड़ा खिताब बैलन डियोर अपने नाम किया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फोर्ब्स के अनुसार मेसी 1080 करोड़ रुपए के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी ऑफ फील्ड कमाई 447 करोड़ रुपए है। मेसी दुनिया के बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि एडिडास, पेप्सी और गेटोरेड। अलवर के रहने वाले 33 साल के अरुण अग्रवाल ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जनित्री नाम से सेंसर मोबाइल डिवाइस बनाया है। ये डिवाइस मां और गर्भ में पल रहे बच्चे की हेल्थ की मॉनिटरिंग करेगा और सभी मेडिकल रिपोर्ट्स मोबाइल के जरिए संबंधित डॉक्टर तक पहुंचाएगा। इससे डॉक्टर हर समय मां और बच्चे की हेल्थ मॉनिटर कर सकेंगे। अरुण का दावा है कि इस डिवाइस के जरिए अब तक 2000 से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं की जान बचाने में मदद मिली है। हाल ही में अरुण अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट जनित्री को लेकर शो शार्क टैंक इंडिया में पहुंचे थे। वहां इनके इस डिवाइस को काफी पसंद किया गया। उन्हें इन्वेस्टमेंट डील देने लेकर शो की जज नमिता थापर की दूसरे जज पीयूष बंसल और अमित जैन से भिड़त भी हो गई। हालांकि आखिर में उनकी नमिता थापर के साथ करीब 2% इक्विटी पर 1 करोड़ रुपए में डील फाइनल हुई। अलवर के रहने वाले अरुण अग्रवाल ने बताया कि उनके दादा का बिजनेस था और पापा पोस्ट ऑफिस में सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई अलवर में की। इसके बाद इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा चले गए। साल 2011 में ही उनका वीआईटी कॉलेज बेंगलुरु में बीटेक में एडमिशन हो गया। यहाँ फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने रोबोट कंपटीशन में भाग लिया और कई अवार्ड जीते। सेकेंड ईयर में ही उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर रोबोट मेकिंग एजुकेशन का एक स्टार्टअप बना लिया। तीनों मिलकर स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को रोबोट बनाने की ट्रेनिंग देते थे और इसके तुरंत बाद वो फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए गुड़गांव की एक कंपनी में पेटेंट एनालिस्ट की जॉब पर लग गए। वहाँ उन्होंने 2 साल तक काम किया। अरुण ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जनित्री नाम के सेंसर मोबाइल डिवाइस को बनाया। ये डिवाइस मां और गर्भ में पल रहे बच्चे की हेल्थ की मॉनिटरिंग करेगा और सभी मेडिकल रिपोर्ट्स मोबाइल के जरिए संबंधित डॉक्टर को भेज देगा। इससे डॉक्टर्स हर समय मां और बच्चे की हेल्थ मॉनिटर कर सकेंगे। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब वो आसमान से गिर रही बिजली का रास्ता मोड़ने में पूरी तरह कामयाब रहे। साइंटिस्ट का दावा है कि उनकी एक तकनीक बड़े बड़े भवनों को बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाने में मददगार हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने माउंट सेंटिस की चोटी से आसमान की ओर तेज लेजर बीम फेंकी और इस तरह से उन्होंने गिरती हुई बिजली का रुख मोड़ दिया। अब ये कहा जा रहा है कि इस तकनीक में कुछ और सुधार के बाद इसे महत्वपूर्ण इमारतों और ठिकानों की सिक्योरिटी में लगाया जा सकता है। ये प्रयोग उस इलाके में किया गया जो यूरोप में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इस प्रोजेक्ट पर 2021 से काम चल रहा था। शुरुआत में लगातार 2 महीने तक चली मैराथन टेस्टिंग में बेहद तीव्र लेजर किरणों को 1000 बार प्रति सेकंड के हिसाब से आसमान की ओर फेंका गया था, जिसका निशाना कड़कती हुई बिजली थी। उस दौरान इस प्रयोग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। वैज्ञानिकों की इस टीम ने यह भी कहा कि इस तकनीक का फायदा एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों को हो सकता है। वहीं संचार के साधनों और बिजली की लाइनों जैसी अहम सुविधाओं की सिक्योरिटी सुनिश्चित होने के साथ इससे भविष्य में हर साल हजारों लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।